हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त मनीष चौधरी और आज आपके साथ उपस्थित हूँ नए टॉपिक के साथ, जो है दुराशय का सिद्धांत अर्थात मेंसीरिया। दंड विधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे बोला जाता है मेंसीरिया। आज हम इसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे अपराध। अपराध है क्या? अपराध क्या है? अपराध जो है अपकार है, दांडिक अपकार है जो दो तरह से उत्पन्न होता है। किस तरह से? पहला, विधि द्वारा निषिद्ध कृत्य या अवैध लोभ। अर्थात अपराध को हम सिंपल भाषा में क्या कहेंगे? एक दांडिक अपकार है जो विधि द्वारा निषिद्ध कृत्य या अवैध लोभ से गठित होता है, यही अपराध कहलाता है। अब बात करते हैं अपराध के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। यहीं से हम मेंसीरिया को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट मेंसीरिया को हमें हिट नहीं करना है। अपराध के आवश्यक तत्व, अपराध के चार आवश्यक तत्व क्या क्या होता है? सबसे पहले एक मानव के मन में दुराशय, उस दुराशय के अग्रसर में किया गया कोई कृत्य और उससे हुई क्षति। और क्षति किसे हो? या तो किसी व्यक्ति को या समाज को। ये चार आवश्यक तत्व हैं अपराध के। अर्थात दुराशय एक अपराध का आवश्यक तत्व है। मीन्स कि कोई भी अपराध गठित होने के लिए आवश्यक है कि दुराशय होना आवश्यक है। बिना दुराशय के कोई भी अपराध गठित नहीं हो सकता। अर्थात देयर इज नो ऑफेंस विदाउट मेंसीरिया। ये किस मैगजीन पे आधारित है? दुराशय की अब हम बात करते हैं। दुराशय जो है एक मैगजीन पर बेस्ड है और वो मैगजीन है एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट्रिया। अर्थात एक्टस नॉन फैसिट निसी मेंस सिट्रिया। इसका मीनिंग क्या है हिंदी में? भाई, बिना दुराशय के किए गए कृत्य से आपराधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। ये जो लैटिन मैगजीन है ये यही कह रही है कि जो बिना दुराशय के कोई भी कृत्य किया जाएगा उससे कोई भी आपराधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। ये ही इसका जिस्ट है। अब यहाँ से हम मेंसीरिया पे आ जाते हैं। अब बात करेंगे हम मेंसीरिया की उत्पत्ति की। मेंसीरिया की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? मेंसीरिया की उत्पत्ति की बात करते हैं। अगर ओरिजिन की बात करें मेंसीरिया की, तो 12वीं शताब्दी तक, 12th सेंचुरी तक जो आंग्ल विधि थी, इंग्लिश विधि थी, वो बिल्कुल अज्ञात थी। अज्ञात थी मेंसीरिया से, कोई भी जिक्र नहीं होता था। मेंसीरिया का कोई मीनिंग ही नहीं था यहाँ पे। परंतु इसके आगे जब हम बढ़े तो 13th सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में क्या हुआ कि आंग्ल विधि जो थी वो रोमन विधि से प्रभावित हुई। और रोमन विधि से प्रभावित होने का कारण क्या हुआ कि उसमें मेंसीरिया को जगह दे दी गई। 13वीं शताब्दी से धीरे धीरे आंग्ल विधि में मेंसीरिया को जगह मिली। परंतु मेन रूप से 15वीं और 16वीं शताब्दी मेंसीरिया को पूर्ण रूप से स्थान प्राप्त हुआ। आंग्ल विधि में पूर्ण रूप से स्थान प्राप्त हुआ। इस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई। 12 सेंचुरी तक हम बिल्कुल अज्ञात थे। 13वीं सेंचुरी में रोमन से प्रभावित हुई आंग्ल विधि और मेंसीरिया को थोड़ी जगह मिली। परंतु 15 और 16वीं शताब्दी में आते हुए पूर्ण रूप से मेंसीरिया को अपना लिया गया। ठीक है। और उसी में अब बात आते हैं जहां हम इससे पहले मैगजीन की बात करिए। तो उत्पत्ति हुई मेंसीरिया किस पे बेस्ड थी? एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट्रिया, जो हमने अभी मैगजीन पढ़ी।
रिया। इससे दो तत्व निकल के आए, क्या कि भाई किसी भी अपराध को करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है, एक्टस रियस और मेंस रिया। एक्टस रियस और मेंस रिया, दो चीजें होनी चाहिए। एक्टस रियस है क्या है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दोषपूर्ण कृत्य। दोषपूर्ण कृत्य यह अपराध का एक जो है ना, अपराध का भौतिक तत्व है, और मेंसिरिया मानसिक तत्व। अपराध का भौतिक तत्व होता है एक्टस रियस, और मेंसिरिया होता है मानसिक तत्व। इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए मेंसिरिया में हम लिख रहे हैं कि मेंसिरिया होनी चाहिए, पर कैसी होनी चाहिए, इच्छित होनी चाहिए। मतलब कार्य जो होना चाहिए इच्छित होना चाहिए, विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है। कृत्य जो होना चाहिए हमारा एक्टस रियस इच्छित होना चाहिए, बिना हमारी इच्छा के नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक मैक्सिम है, उस मैक्सिम को हम लिख लेते हैं, एक्टस मी इन विटो, एक्टस मी इन विटो नॉन ईस्ट मेंस एक्टस। नॉन ईस्ट मेंस एक्टस, इसका मीनिंग क्या है कि भाई मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कृत्य मेरा कृत्य नहीं है। मीन्स मेरी इच्छित कार्य ही मेरा कार्य है, जो मेरी इच्छा के विरुद्ध, अगर मुझे किसी कार्य के लिए धमकियों द्वारा विवश कर दिया जाता है, जबरदस्ती कराया जा रहा है, तो वो कार्य मेरा थोड़ा ही है, तो मैं उसके लिए दायित्वाधीन नहीं हूंगा। ये मैक्सिम यही बात कह रही है, ठीक है। मीन्स एक्टस रियस कैसा होना चाहिए, इच्छित होना चाहिए। अब बात आते हैं इससे आगे बढ़ते हुए कि भाई सिद्ध कैसे करेंगे, मेंस रिया को सिद्ध भारिता की बात करते हैं। इसे हम बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। जस्टिस ब्लैकबर्न जो थे, ब्लैकबर्न ने आर बनाम प्रिंस, आर वर्सेस प्रिंस के केस में दो तरह से डिवाइड कर दिया सिद्ध भारिता को, ठीक है। उसने क्या, मैलम प्रोहिबिटम और मैलम इन सी, दो तरह से हमने बांट दिया सिद्ध भारिता को, मैलम प्रोहिबिटम मैलम इन सी। मैलम प्रोहिबिटम का मीन्स क्या होता है कि निर्दोष है, निर्दोष है किंतु विधि द्वारा दंडनीय है। यहाँ क्या होता है, निर्दोष है किंतु विधि द्वारा दंडनीय, मतलब उसका कृत्य निर्दोष है परंतु विधि ने उसे दंडनीय कृत्य बना रखा है, दंडनीय अपराध घोषित कर रखा है। तो यहाँ कहा गया मैलम प्रोहिबिटम में कि नहीं भाई, इसे इस यहाँ मेंसिरिया साबित करने की आवश्यकता नहीं होगा, साबित कर रहे हैं तो वो किसे करना है, अभियोजन पक्ष को अभियोजन पे डाल दिया गया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप पढ़ेंगे आर वर्सेस टाल्सन। आर वर्सेस टाल्सन के केस में आपने देखा था, एक महिला थी, उसका पति अमेरिका इंग्लैंड जा रहा था समुद्र के रास्ते, उसे खबर मिली कि जिस शिप से वो जा रहा था वो शिप डूब गया और उसके पति की भी शायद उसमें मृत्यु होगी। उसने कुछ समय इंतजार किया परंतु 7 वर्ष पूर्ण नहीं हुए थे, और 7 वर्ष से पूर्व भी उसने इंतजार के बावजूद गुड फेथ में ही एक दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली। कुछ समय पश्चात जब उसका पति लौटा तो उसने उस महिला पे मुकदमा द्विविवाह का दर्ज करा दिया और कहा कि इसने 7 वर्ष इंतजार नहीं किया और द्विविवाह का ये दोषी है। तो वह कोर्ट ने माना कि नहीं, यहाँ मैलम प्रोहिबिटम है, इसका कृत्य निर्दोष है, इसने तो गुड फेथ में बिलीव कर लिया था कि तुम खत्म हो चुके हो, मर चुके हो, ठीक है, और यहाँ उसे निर्दोष साबित किया गया, उसे दंड नहीं मिला। दूसरा है, ठीक है, मैलम इन सी। इसमें क्या होता है, मैलम इन सी का मतलब है अनैतिक कृत्य, इसमें दुराशय को प्रकल्पित किया जाता है। दुराशय को प्रकल्पित किया जाता है, मान लिया जाता है कि दुराशय है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें किस केस में मिला था, आर वर्सेस प्रिंस के केस में।
आर्ट्स वर्सेस प्रिंस के केस में क्या हुआ था, जो प्रिंस था वो एक 16 साल की लड़की से मिला, उसका शरीर भी इस तरह का था कि वो लगती थी अडल्ट है, 18 की है। लड़की ने झूठ भी बोल दिया, उसने कहा कि मैं 18 से अब हूँ, कि मुझे ले चलो अपने साथ, मैं अपने घर वालों से दुखी हूँ, और वो उसे अपने साथ भगा के ले गया। जब मामला कोर्ट में आया तो उसने कहा जी इसने मुझसे 18 बताया था, ये था। कोर्ट ने कहा नहीं, तुम्हारा कार्य तो स्वयं में ही अनैतिक था, और मेलाविन सी के आधार पे आर वर्सेस प्रिंस के केस में प्रिंस को दंडित किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हुआ दुराशय का सिद्धांत। अब हम इसमें बात करेंगे कि भाई इंडिया में कैसे एप्लीकेबल होगा मेंस एरिया इन इंडिया। अगर इंडिया में बात करें तो सबसे पहले हम लिख देते हैं एक ही लाइन में, लागू नहीं। क्यों लागू नहीं है भाई? स्पष्ट है, अपराध की परिभाषा वर्णित है। मीन्स आईपीसी में मेंस एरिया का सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि अपराधों की जो डेफिनेशन दी गई है आईपीसी में, उसी में स्पष्ट रूप से जो मेंस एरिया वाचक शब्द हैं उन्हें सम्मिलित कर दिया गया है। ठीक है, उन्हें निर्दिष्ट कर दिया गया है, सम्मिलित कर दिया गया है कि ये शब्द हैं तो वही मेंस एरिया मान ली जाती है, तो हम यहाँ लागू नहीं करते। फिर भी हम इसको देखते हैं, दो तरह से देखते हैं इंडिया में। किस तरह से हमने लागू किया है इसको? दो तरह से, एक सकारात्मक पहलू और दूसरा नकारात्मक। अब सकारात्मक पहलू में हम क्या देखते हैं? सकारात्मक पहलू में हम देख रहे हैं कि जैसे बेईमानी पूर्वक, कपट पूर्वक, स्वेच्छा पूर्वक, ठीक है, सद्भाव पूर्वक, ये जो शब्द लिखे गए हैं आईपीसी में धाराओं में, उन्हें हम सकारात्मक रूप में मेंस एरिया को मानते हैं, और नकारात्मक रूप में हम किसे मानते हैं? ठीक है, जनरल एक्सेप्शन, जो चैप्टर हमारा 4 है, ये नकारात्मक रूप में हुआ। तो पहले ही कह दिया गया जनरल एक्सेप्शन का मीनिंग क्या है कि भाई इन मामलों में इनमें दुराशा ही नहीं था तो इन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दो तरह से हमने लागू कर दिया है। अब बात करते हैं अपवाद। अपवाद क्या है इसके? मेंस एरिया के कुछ अपवाद भी हैं, लाइक हम कुछ याद करते हैं, दुर्विवाह, लोक उपताप, या औषधि और खाद्य संबंधित अपराध, ठीक है, कठोर दायित्व के मामले, ये सब इसके अपवाद हैं जो मेंस एरिया के अपवाद माने जाते हैं। अब लास्ट में हम जब इस क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई आलोचना, अब इस सिद्धांत की आलोचना होती है। आलोचना में हम सबसे पहले हम अपनी तरफ से कुछ नहीं आलोचना कर रहे हैं, हम स्टीफन को लाएंगे। स्टीफन ने सीधा कहा, ठीक है, कि दुराशय जो है वो एक अर्थहीन और भ्रामक शब्द है। दुराशय का कोई मीनिंग नहीं है दंड विधि में, बिल्कुल बेकार है। ठीक है, उसका मानना था कि जब दुराशय का उदय हुआ था ना, जब उदय हुआ था, ठीक है, तब वो परिभाषा जो है ना स्पष्ट नहीं थी अपराध की, अपरिभाषित था। अपराध को हम ओरली देख रहे थे, डिफाइन नहीं कर पा रहे थे डायरेक्टली, परंतु वर्तमान समय में क्या है कि वर्तमान समय में स्पष्ट रूप से हमने अपराधों को वर्णित कर दिया, उनकी परिभाषा दे दी है स्पष्ट। तो जो दुराशय है वो असंगत स्वयं में हो चुका है। लाइक आईपीसी में हम देख रहे हैं, जब हमने डायरेक्ट डेफिनेशन लिख दिया तो मेंस एरिया के सिद्धांत को हम क्या है, प्रयोज्य नहीं मान रहे हैं। यही इसका जो है ना आप आलोचना में लिखेंगे। इससे संबंधित कुछ प्री और मेंस के लिए कुछ मेन केस लॉ होते हैं जो प्री और मेंस में आप ऐड कर सकते हो। प्री में पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी आप लिख सकते हो। उन केस का नाम लिखना, 2-3 केस है। ब्रांड बनाम वुड, सेकंड पे आता है सेराज वर्सेस डी रूजेन, एमएच जॉर्ज वर्सेस महाराष्ट्र, ये 3 केस याद जरूर रखना। ब्रांड बनाम वुड प्री में पूछ लेता है कि पुनर्जन्म कब हुआ था दुराशा के सिद्धांत का, किस केस में, तो ब्रांड बनाम वुड लिखते हैं। सेराज बनाम डी रूजेन की अंतर्निहित माना जाएगा, प्रत्येक अधिनियम में अंतर्निहित माना जाता है दुराशा का सिद्धांत। ये बातें बताई गई हैं और इस टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।